पूछना चाह रहा था कि वो न्यूरो रिहैब फिजियोथेरेपी के लिए क्यों लेट आ रहे हैं, क्या रीजंस है? जो पेशेंट्स मैं देख रही हूँ या जो पेशेंट जनरली लोगों के पास जाते हैं न्यूरो रिहैब में, वो 6 मंथ तो आराम से निकल जाता है। और एक और जो सेकंड चीज़ जो हम देख रहे हैं कि मैम हमारे पास में जो न्यूरो रिहैब के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स जो आ रहे हैं तो उनमें एक कंपैरिजन इशू होता है। लाइक जैसे कि किसी को भी D3 D4 पे थोरेसिक स्पाइन पे अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, चाहे वो स्ट्रोक क्यों ना हो, और सब कुछ अगर सेम भी है तब भी आई वुड से एवरी सिंगल थिंग वेरी, सब कुछ अलग होता है। आपकी एज पे बहुत फर्क पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद जागा। आज इस वीडियो में हमारे साथ में आए हैं डॉक्टर शाइमा जुबीन खान, जो कि हमारे न्यूरो डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, जो कि हमारे जो न्यूरो डिपार्टमेंट है या इस तरह के न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, SCI, स्ट्रोक, तो इन पेशेंट्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और आजकल जो कि रोड ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस तरह की या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ को करने से जैसे कि स्लिप हो रहे हैं, या फिर कोई छत से गिर रहा है, या फिर कोई पेड़ पे चढ़ने के बाद में गिरने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो रही हैं। तो आज इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आज शाइमा मैम के साथ में आज हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे इनसे कि जो इनके डिपार्टमेंट न्यूरो डिपार्टमेंट में ये इस तरह के जो पेशेंट देख रहे हैं, तो उनको किस किस तरह की जो कॉमन प्रॉब्लम्स SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में उनको फेस करनी पड़ रही है। तो उन टॉपिक्स के बारे में आज अपन जानना चाहेंगे मैडम से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शाइमा जुबीन खान है। मैं डॉक्टर अरविंद जागा फिजियोथेरेपी क्लिनिक में न्यूरो डिपार्टमेंट देखती हूँ, एचओडी हूँ वहाँ पे। एंड आई एम सो हैप्पी, सर ने आज मुझे इनवाइट किया फॉर दिस वीडियो, सो दैट एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँचे लोगों तक कि न्यूरोलॉजिकल केसेस में दिक्कत क्या हो रही है, कहाँ से कहाँ तक इश्यूज आ रहे हैं। सो आई एम हैप्पी टू हेल्प एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमारे आपके सामने हो रही हैं बट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाहूँगा कि मैम जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो होती है, तो इसमें पेशेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं, तो वो कितना लेट पहुंचते हैं एक न्यूरो रिहैब के लिए? वो यहाँ तक पहुंचने में क्या किस जर्नी से उनको होकर निकलना पड़ता है, और वो आते हैं तो लेट क्यों आ रहे हैं? तो इसके बारे में बताइए आप। सर, दिस इज समथिंग जिसपे आई गेस मैं हर दिन मुझे फेस करना पड़ रहा है ये चीज़। सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट ही नहीं, अगर मैं स्ट्रोक पेशेंट्स की बात करूं या मैं किसी भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज की बात करूं, सबसे पहले जो दिक्कत आई है वो ये चीज़ है कि लोगों के पास प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब बहुत ही सिंपल से इंसिडेंट से उस इंसान की जो पूरी लाइफ है वो कंप्लीटली 360 डिग्री चेंज हो जाती है। जहां पर वो पहले प्रॉपरली चल पा रहे थे, वॉक कर पा रहे थे, अपने मतलब घर को लाइवलीहुड प्रोवाइड कर पा रहे थे, अब वो सडनली बेड पे आ जाते हैं। नाउ सर, जब ये सिचुएशन आती है ना लोगों के साथ, तो बहुत टाइम लग जाता है उनको खुद को भी ये समझने में कि दैट दे कैन बी कंप्लीटली फाइन, वो वापस से ठीक हो सकते हैं। ये अवेयरनेस नहीं है। और अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म में बोलूँ ना सर, जितने पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, उनके जो रिश्तेदार उनसे मिलने आते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग उनको उस नज़र से देखते हैं कि यार मतलब शायद एक्सीडेंट में वो इंसान चला ही जाता तो बेटर होता, क्योंकि वो उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अब मतलब जहाँ पर वो अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर लेकर आ रहे थे, अब वो कम्प्लीटली उन पर डिपेंडेंट हो गए। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट उसमें उन पेशेंट्स में खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो और भी चीज़ें पता करें। अगर देन नेक्स्ट चीज़ ये होती है सर कि जब पता करते भी हैं ना वो लोग, तो आई वुड से प्रॉपर अवेयरनेस नहीं मिलती कि आप इससे ठीक हो सकते हो, या किसी इंसान को आसपास के लोगों को हुआ होता है तो वो व्हीलचेयर में उनको देखते तो उनको लगता है कि हमारी लाइफ भी यही हो गई। तो मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जैसे कि किसी भी पर्सन है तो उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद में वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनका सर्जरी हो गया, सर्जरी के बाद में
कई बार बहुत सारे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो वेंटिलेटर पे भी चले जाते हैं। तो उस टाइम में भी कई बार पेशेंट को 6-7 महीने भी लग जाते हैं, किसी पेशेंट को महीने 2 महीने भी लग जाते हैं ड्यूरेशन के अंदर। क्योंकि जो हमने देखे हैं तो सर्वाइकल अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उन पेशेंट्स के अंदर वो वेंटिलेटर पे, क्योंकि उनके लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है आपके सर्वाइकल नर्व्स पे, तो वो उनको थोड़ा सा वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में बहुत लेट हो जाता है। या फिर जिनको थोरेसिक लंबार पे है तो उनको इतना लंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, तो वो तो फिर भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो न्यूरो रिहैब फिजियोथेरेपी के लिए क्यों लेट आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं? जैसे कि कुछ अल्टरनेटिव दूसरी ट्रीटमेंट पे जाते हैं, या फिर जो रूरल एरियाज में जो रह रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, तो क्या मैं इस टॉपिक पे मैं संदर्भ में जानना चाह रहा था आपसे। अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, जो पेशेंट्स मैं देख रही हूँ या जो पेशेंट जनरली लोगों के पास जाते हैं न्यूरो रिहैब में, वो 6 मंथ तो आराम से निकल जाता है, 6 मंथ 1 ईयर। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 3-3 साल बाद आते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं ना कि आपने क्या किया था या आप अभी तक क्या कर रहे थे, सो वो अदर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग पंचक्रामा में जा रहे हैं, या मैं मसाज मालिश करवा लेते हैं, उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इनिशियली तो लगता है कि आराम मिल रहा है। ऑफकोर्स सर अब सेंसेस तो है नहीं, राइट ना, उनको पता भी नहीं चल रहा है उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, बट एक सेटिस्फैक्शन, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाता है उनके अंदर कि हम कुछ करवा रहे हैं। और जब तक वो चीज़ से वो बाहर निकलते तो बहुत डिले हो चुका होता है। तो वो ऑल्टरनेटिव जो टेक्निक्स हैं वो शायद उस चीज़ का गाइडेंस नहीं दे रहे हैं कि आपको एट द एंड ऑफ द डे रिहैब ही पे जाना पड़ेगा। वो जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं हमें काश पहले पता चल गया होता, तो हम आ जाते हैं। और एक और जो सेकंड चीज़ जो हम देख रहे हैं कि मैम हमारे पास में जो न्यूरो रिहैब के लिए जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स जो आ रहे हैं, तो उनमें एक कंपैरिजन इशू होता है। लाइक जैसे कि किसी को भी D3 D4 पे थोरेसिक स्पाइन पे अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, एक पेशेंट इसको भी D3 D4 है, इसको भी D3 D4 है, तो उन लोगों की रिकवरी प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे भी किसी के लंबर स्पाइन पे सेम लेवल पे इंजरी है बट दोनों का रिकवर, तो वो क्या कंपैरिजन इश्यूज पेशेंट्स के अंदर होता है कि जो वो देख के एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं और उससे वो थोड़ा सा वरीड हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंस हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी आप एक बार जो भी बताएं कि जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स है तो उनको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। सर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, चाहे वो स्ट्रोक क्यों ना, और सब कुछ अगर सेम भी है तब भी आई वुड से एवरी सिंगल थिंग वेरी, सब कुछ अलग होता है। आपकी एज पे बहुत फर्क पड़ता है। कोई इंसान 25 साल का है, 20 साल का है, कोई इंसान 50 साल का है। देन उसके बाद ऑफ कोर्स उनके बॉडी वेट, उनकी कैसी फिजिकल लाइफ थी आज से पहले। अगर जिस इंसान ने कभी फिजिकल एक्टिविटी करी नहीं और उस इंसान को अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स वो एक्सरसाइज करने में या उनकी पूरी प्रोटोकॉल सेट करने में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो कंपैरिजन यहाँ पर आता है, लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि सेम लेवल है। दे कंप्लीटली फॉरगेट कि एज भी मैटर करती है, आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है, प्लस आप जिस सराउंडिंग में हो, आपके आसपास लोग कितने मोटिवेटेड हैं, कितने पॉजिटिव हैं आपको लेकर या आपकी दिक्कत को लेकर के, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। एंड अगर मैं इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखूँ तो आप कभी कंपैरिजन करोगे नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो कंप्लीट इंजरी भी होती है, इनकम्प्लीट इंजरी भी होती है, अलग अलग लेवल पे भी जो उसका वेरिएशन, उसका जो मतलब इट डिपेंड्स upon the severity of injury also. Severity of the injury definitely उस पे डिपेंड करता है सर। और मैम एक जो चीज़ मैं लोगों तक मैं चीज़ पहुंचाना चाहता हूं, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि जो स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट्स में आफ्टर स्पाइनल कोड इंजरी या फिर स्ट्रोक न्यूरो कंडीशन होने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन होते हैं और उनसे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो कुछ मेन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी सर, देखिए आई वुड से सबसे पहला और सबसे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज बेड सोर, प्रेशर सोर। मतलब क्योंकि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है या जब पेशेंट स्ट्रोक कंडीशन में जाता है तो सबसे पहले वो चीज़ जो वो नहीं कर पाता वो चलना होता है। और जब आप मूवमेंट नहीं कर पाता, जब आप मूवमेंट नहीं कर पाते तो आपको लेटना अच्छा लगता है, आप सीधे लेटे रहते हो, और उस कंडीशन में आपको बेड सोर हो जाते हैं। नाउ दैट इज समथिंग जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी फैलता है,
प्लस आपको पेन भी आता है। आप वो जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है आप प्रोन पोजीशन, आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, आपको एयर बैग यूज करना पड़ेगा। हर 1 घंटे में पोजीशन चेंज करनी। करेक्ट, हर 1 घंटे में 2 घंटे में आपको मिनिमम पोजीशन चेंज करनी है, आपको अपने आप को प्रोन पोजीशन बनाना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमें देखना है। एयर बैग वगैरह जो आप बता रहे थे। हाँ, एयर बैग चाहिए सर। एयर बैग में अगर आप एयर बैग यूज करेंगे तो आप उस चीज से बच पाएंगे, एंड अगर आप प्रोन पोजीशन पे आते हैं, आप उल्टा लेटते हैं, तो आप बच पाएंगे। तो मतलब आपकी इस बात से मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि एम्बुलेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वेरी सो जितना जल्दी पेशेंट को एम्बुलेट करेंगे तो इस बेड सब्र की कॉम्प्लिकेशन से अपन बच सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स अगर पेशेंट अगर लेटा हुआ है तो उसको सिटिंग कराना है सबसे ज़्यादा, अगर सिटिंग कर पा रहा है तो उसको स्टैंडिंग कराना है, विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट, जैसा उसकी कंडीशन है, जिस तरह की उसकी इंजरी है, तो उस तरह से। और सेकेंड जो कॉम्प्लिकेशन सर इज पेशेंट जनरली कम अप विथ मसाज, मतलब लोग मसाज करवा लेते हैं, मालिश मसाज करवा लेते हैं, और उससे क्या होता है? मालिश मसाज करने से क्या होता है? इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता होगा, आई वुड से, क्योंकि इस वजह से ही लोग करा रहे हैं, उनको मजा आता होगा शायद। बट जो प्रॉब्लम होती है वो मसल टाइटनेस की तरफ चली जाती है, स्पास्टिक हो जाती है, बहुत ज्यादा स्पास्टिक हो जाती है। वो अपने मूवमेंट, जो उनका एक्चुअल फंक्शन है उस मसल का, वो फंक्शन भूल जाते हैं, एंड दैट इज वाई जो अलग अलग डिफॉर्मिटीज बन जाती है। मतलब लोग कंप्लीटली उनका हाथ इस तरह से मुड़ जाता है कि वैसे ही रहता है, या पैर उनका मुड़ जाता है तो वो वैसे ही रहता है। तो मसाज इज समथिंग जो कि आई वुड से, मैं जब भी किसी से कॉल पे भी बात करती हूँ तो मैं पहला सवाल यही करती हूँ, आपने मसाज तो नहीं करवाया? बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि वो आई वुड से 90% क्राउड को नहीं पता है कि मसाज में नहीं जाना है until and unless you have a proper prescription or somebody has guided you for that, otherwise आप मत जाइए। तो मसाज इज समथिंग जो लोग करवा के आते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं और देखता हूँ मैम, जैसे स्ट्रोक जो पेशेंट्स होते हैं तो उनमें स्ट्रोक जैसे ही हुआ पेशेंट को, जैसे मान लो कि हेमीप्लेजिया हो गया, हाफ साइड उसको पैरालिसिस हो गया, तो उस टाइम पर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या दिक्कत हो सकती है पेशेंट को? सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू होता है, क्योंकि पेशेंट खुद से कुछ नहीं कर पा रहा है, somebody else is helping, तो वो क्या करते हैं, जल्दी में उठाने के चक्कर में उनको उनके एक्सिला से पकड़ लेते हैं, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ये चीज़, कॉमन दिक्कत है जो हमें देखने को मिलती है, दैट इज स्ट्रोक डिसलोकेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको गलत तरीके से उठा लिया जाता है, एक साइड से सही बैलेंस है, एक साइड से गलत है, गलत तरीके से पकड़ा हो। तो प्रॉपरली उनको एम्बुलेट करना है। अगर आप उनको खड़ा कर रहे हो, अगर आप उनको बैठा रहे हो, कहीं पे भी लेके जा रहे हो, थ्रू आउट दैट प्रोसेस आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप उन्हें कैसे उठा रहे हो, बैठा रहे हो, ताकि कोई भी बोन इफेक्ट ना हो, कोई भी जॉइंट इफेक्ट ना हो। ठीक है मैम। मैं क्वेश्चनरी में एक लास्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाई न्यूरो रिहैब is different from the basic physiotherapy for the spinal cord injury patients. So can you define it? Definitely, sir, definitely. I would say physiotherapy, if I complete स्ट्रेट फॉरवर्डली मैं बेसिक फिजियोथेरेपी की बात करूं तो दैट इज समथिंग जो कि आपको रेंज ऑफ मोशन दे सकता है। मतलब आपके जो भी जॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं उस पर आप मोशन एक्टिविटी तो करा सकते हो, उनको प्रॉपर स्ट्रेच दे सकते हो ताकि कहीं पे भी टाइटनेस नहीं आए, बट दैट इज समथिंग विच इज बेसिक। नाउ रिहैब का मतलब होता है, न्यूरो रिहैब का मतलब होता है कि उस इंसान को वापस से आपको खड़ा करना है। या जैसे जब छोटा बच्चा पैदा होता है, के बारे में जैसे कि जब छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो उसको हम एक एक चीज सिखाते हैं सर, वैसे ही न्यूरो रिहैब में हमें सब कुछ सिखाना पड़ता है ना। फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर सेटअप, जहां पर आपको ये चीज हो कि आपकी जब प्रॉपर बेसिक फिजियोथेरेपी के बाद आपके स्टैंडिंग करवा सके, आपको एक स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा कर सके, बिकॉज अपने आप में जॉइंट कंप्रेशन बहुत अच्छी चीज है। देन उसके बाद आपको पैरेलल बार में ले जा सके जहां पर आपके कैलिपर के थ्रू आपके मूवमेंट्स करा सके। आपके पास सस्पेंशन बेड होना चाहिए जहां पे आपका सस्पेंशन हो सके। सो यू नीड डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन, वॉकिंग गेट, बिकॉज अगर मैं लोकोमोटर, आजकल बहुत सारी नई चीजें हैं, रोबोटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मैं एक इंसान का कोई भी मूवमेंट 500 बार करा सकती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगी, तो दूसरे मूवमेंट्स भी तो कराने हैं। बट व्हेन वी हैव दोज मशीन्स दैट मैन्युअली, उस मशीन को जब आप वो करते हो, रोबोटिकली आपका हेल्प होता है, तो आप बहुत ईजिली से बहुत अच्छे से वो चीजें कर सकते हो। तो आप मतलब आप
1000, 2000, 3000 मूवमेंट्स आप बाय हेल्प ऑफ द रोबोटिक मशीन, सो यू कैन गाइड द क्योंकि हम एक पेशेंट। तरीके से पूरी तरह से मसल मेमोरी पे काम कर रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम कर रहे हैं, एंड फॉर दैट यू नीड प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड आपको वो ऐसे लोग चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके हर टाइम। सो तभी आप ये एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से आप एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जाने का सोच पाओगे। ओके, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो भी इस तरह की स्पाइनल कोड इंजरी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, स्ट्रोक, इस तरह से जो भी गुजर रहे हैं, जिनको भी इस तरह की इंजरी है, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉपर तरीके से इन कॉम्प्लिकेशन के बारे में जान सके कि इस तरह की स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट्स के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और अपन उनसे किस तरह से बचाव कर सकते हैं। एंड सेकंड, जो ट्रीटमेंट एक आपको बेसिक फिजियोथेरेपी नहीं स्पाइनल कोड इंजरी के लिए, जैसा एज मैम ने कहा कि यू नीड ए प्रॉपर न्यूरो रिहैब, जो कि वेल इक्विप्ड डिपार्टमेंट होता है, कि जिसमें बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, बिकॉज बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। पेशेंट्स को जैसे कि मैम ने कहा कि अगर लेटा हुआ है तो उसको करवट दिलाने के लिए लेने से लेके उसको बैठाने से खड़ा करने से वॉकिंग के लिए बहुत सारी एडवांस मशीनरी एंड रोबोटिक मशीन्स जो होती है, जिनकी हेल्प से अपन बहुत इजीली कर सकते हैं, जो कि बेसिक फिजियोथेरेपी सेंटर पे या बेसिक फिजियोथेरेपी से वो पॉसिबल होता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।